भाइयों, मैं आपका इस चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी हिंदू वारसा कायदा के सेक्शन 14 यानी कलम 14 के तहत अगर कोई स्त्री किसी मिल्कत के कायदेशीर कब्जे में है और उसका वो उपभोग करती है, उसके उत्पन्न का लाभ उठाती है, तो वो उस मिल्कत की फुल ओनर मानी गई है। सेक्शन 14 के तहत, हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत फुल ओनर यानी कि वो उसको पूर्ण रूप से उसकी मालिकी प्राप्त होगी, न कि लिमिटेड ओनर की हैसियत से। लिमिटेड ओनर मीन्स एक मर्यादित हक के जरिए वो उसको प्राप्त कराएगी, ऐसा नहीं माना जाएगा, यानी उसका हक मर्यादित नहीं होगा। ऐसी मिल्कत की वो स्त्री चाहे तो मृत्यु पत्र करे या हस्तांतर करे, उसको उसका पूरा अधिकार होगा। जिस तरह से कि उसको उसके उपभोग का पूरा अधिकार होगा, उसमें उसको किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी, कोई अड़चन नहीं रहेगी। ऐसी मिल्कत के अंदर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल अचल दोनों प्रकार की प्रॉपर्टीज मिल्कतें समाविष्ट रहेंगी। अब ये फुल ओनरशिप से मिली हुई मिल्कत फिर चाहे उस स्त्री को वारसा हक से मिली हो या किसी डिवाइस के जरिए, डिवाइस यानी कि यूँ समझिए कि इनकम के, आय के साधन के लिए कोई मिल्कत उसको प्राप्त कराई गई हो, या ऐसी मिल्कत जो उसके किसी नातेवाईक ने या फिर वो व्यक्ति उसका नातेवाईक ना भी हो, उस व्यक्ति ने उसको गिफ्ट की हो, गिफ्ट के जरिए यानी कि बख्शिश के जरिए दी हो। फिर ऐसी गिफ्ट, ऐसी बख्शिश विवाह के पहले, विवाह के समय या कि विवाह के पश्चात उसको दी गई हो, या ऐसी मिल्कत जो किसी स्त्री ने अपने कष्ट, अपने कौशल्य से खुद कमाई हो या किसी खरीदी के जरिए उसने वो मिल्कत हासिल की हो, वो स्त्री उस मिल्कत की, उस प्रॉपर्टी की फुल ओनर कहलाएगी, न कि लिमिटेड ओनर कहलाएगी। परंतु यहाँ ये एक बात समझ लें कि ऐसी कोई मिल्कत जो स्पष्ट रूप से उसको मर्यादित हक कहकर उसको प्राप्त कराई गई हो, यानी उसको लिमिटेड ओनर की हैसियत से कोई मिल्कत प्राप्त कराई गई हो, तो वो उसकी फुल ओनर नहीं कहलाएगी। उसको हर प्रकार का हक व अधिकार उस मिल्कत के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि वो लिमिटेड ओनर कहलाएगी। अब इसका उदाहरण मैं यूँ दूंगा कि किसी स्त्री को अगर कोई मिल्कत बख्शिश के जरिए मिली हो या मृत्यु पत्र के जरिए मिली हो या किसी माननीय सक्षम दीवानी न्यायालय ने निर्णय दिया हो जिसमें उस स्त्री को किसी मिल्कत के अंदर हक व हिस्सा प्राप्त कराया गया हो, लेकिन उसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि वो स्त्री उस मिल्कत की लिमिटेड ओनर होगी, यानी उसको मर्यादित रूप से हक प्राप्त होगा, यानी वो उसकी फुल ओनर नहीं होगी, ऐसा अगर उसके अंदर स्पष्ट उल्लेख है तो वो पूर्ण रूप से उस मिल्कत की मालिक नहीं मानी जाएगी। उसको मुकम्मल स्वतंत्र अधिकार, जैसे कि एक उसकी फुल ओनरशिप के हैसियत से मिली हुई मिल्कत में होता है, वो अधिकार उसको यहाँ पर नहीं होगा। अब ये स्थिति है। दूसरी एक स्थिति है हिंदू विमेन्स राइट्स टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937, यानी हिंदू स्त्रियों की मिल्कत के हक व अधिकार का कायदा 1937 की जो तरतूद है, वो ज़रा इस स्थिति से थोड़ी सी विभिन्न स्थिति है इसकी। ऐसी एक निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था। उस विवाद में एक मिल्कत की वाटने का दावा सक्षम दीवानी न्यायालय में दाखिल किया गया था और वो दावा कोर्ट ने डिक्री किया था, मंजूर किया था उस दावे को, यानी वाटने को कोर्ट ने मंजूर कर दिया गया था। और उस वाटनी में उस स्त्री को माननीय उच्च न्यायालय ने जो हक प्राप्त कराया था, वो हक जो उसको मिला था वो फुल ओनर की हैसियत से माना गया था, यानी वो पूर्ण रूप से उसकी मालिक मानी गई थी, ना कि लिमिटेड रूप से। अब ऐसी ही स्थिति एक और निर्णय में सामने आई थी। उसमें भी, उस मामले के अंदर भी एक स्त्री को एक मिल्कत उसके उदर निर्वाह के लिए उसको अलॉट कराई गई थी, उसको दी गई थी कि उस मिल्कत की आय से वो अपनी
दिनचर्या गुजारे, अपना गुजारा करे, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, जो भी जिंदगी की ज़रूरियात हैं, जीवनोपयोगी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी ज़रूरतें हैं, वो उनको उससे पूरा करे, ये उसको अलॉट कराई गई थी। माननीय न्यायालय ने एक निर्णय के अंदर उस हक को भी, उस स्त्री को जो अलॉट कराई गई थी वो प्रॉपर्टी, उस पर उसकी फुल ओनरशिप मानी थी अदालत ने। इसी के साथ साथ उसके उदर निर्वाह के लिए उसको एक मिलकत प्राप्त कराई गई। उसी के साथ साथ एक घर भी था जिसमें वो स्त्री बाकायदा रहती थी और उसको उस घर के अंदर निवास का, रहने का, रेजिडेंस का हक प्राप्त था। तो उस हक को भी माननीय न्यायालय ने उदर निर्वाह की व्याख्या में माना था। हालांकि उदर निर्वाह एक अलग चीज हो जाती, खाने पीने के जरूरियात के लिए जो साधन के तौर पर कोई किसी मिलकत से प्राप्त होता है वो उदर निर्वाह में आता है, लेकिन यहाँ निवास के हक को भी उदर निर्वाह का हक अदालत ने माना था और उसको फुल ओनरशिप उसको प्राप्त हुई है, ये निर्णय दिया था। यानी इस स्थिति को समझ में ले लीजिए आप कि यहाँ लिमिटेड ओनरशिप भी है स्त्री की और फुल ओनरशिप भी है। और मैंने जो अभी उदाहरण दिया कि एक स्त्री को उसके उदर निर्वाह के लिए एक मिलकत अलॉट कराई गई थी, एक निवास के हक के घर में वो रहती थी, वो दोनों मिलकतों को उसकी फुल ओनरशिप की व्याख्या में लाया गया था, उसको फुल ओनर माना गया था। इसकी तरतूद हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन यानी कलम 14 सबसेक्शन 1 यानी पोर्ट कलम 1 में भी इसकी तरतूद है। ये बात ध्यान में रखें। बाकी की मालूमात मैं आपको अगले एपिसोड में दूंगा। धन्यवाद।